बांट सकते हैं। तो उन्हें हम उनकी प्राप्ति के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। एक है सतत और एक है समापनीय। यानी एक रिन्यूएबल है, एक नॉन रिन्यूएबल है, या फिर हम कह सकते हैं एक लगातार चलने वाले होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होने वाले होते हैं, और दूसरे इस प्रकार के होते हैं जो आने वाले समय में समाप्त होने वाले हैं। तो इन आधार पर इन सारणी के माध्यम से हम समझ सकते हैं। सतत यानी कंटिन्यू सोर्सेज जो चलते हैं, उसके अंतर्गत सबसे पहले हम लेते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से भूगर्भ से जो ताप प्राप्त होता है वह भी आने वाले समय में समाप्त होने वाला नहीं है। इसी प्रकार हम पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन आने वाले समय में कभी भी समाप्त नहीं होगी। पवन ऊर्जा भी आने वाले समय में समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है। इसी प्रकार से धरातल पर बहता हुआ पानी या जैविक ऊर्जा के रूप में पशु शक्ति, गोबर और लकड़ी की बात करें तो ये सभी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और ऐसे स्रोत हैं जो आने वाले समय में लगातार चले रहेंगे या समाप्त नहीं होंगे। इसी रूप में दूसरे जो संसाधन होते हैं वो समाप्त नहीं कहलाते हैं, यानी आने वाले समय में ये समाप्त हो जाएंगे। तो समापनीय ऊर्जा संसाधनों की बात करें तो इन्हें हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक है जीवाश्म ईंधन, फॉसिल्स फ्यूल। फॉसिल्स फ्यूल्स में हम इन्हें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के रूप में रखते हैं। ये तीनों ही ऐसे भंडार हैं जो जीवाश्मों के सड़ने या गलने से निर्मित होते हैं और आने वाले समय में ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो ये समापनीय है, आने वाले समय में समाप्त हो सकते हैं, इनकी सीमित मात्रा है। इसी प्रकार से परमाणु ईंधन की बात करें तो परमाणु ईंधन के रूप के दो प्रमुख दो स्रोत है, वो है यूरेनियम तथा थोरियम। यूरेनियम तथा थोरियम दोनों ही ऐसे पदार्थ हैं जिनसे परमाणु विखंडन के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त की जाती है और आने वाले समय में ये समाप्त हो सकते हैं क्योंकि इनकी सीमित मात्रा है। तो ऊर्जा संसाधनों को हम इस प्रकार से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा जो अध्ययन है वो है कोयला। तो कोयला क्या है? तो कोयला काले रंग का या भूरे रंग का एक कार्बन युक्त ठोस जीवाश्म ईंधन है। ठोस होता है और कार्बन की मात्रा ये तय करती है कि वह कितनी समय तक जलेगा या कितनी उसमें से ऊष्मा प्राप्त होगी। इसका उपयोग हम अपने घरेलू ईंधन के रूप में भी करते हैं तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और कहा जाए तो इसे आज वर्तमान समय में, वर्तमान सभ्यता में इसे काले हीरे के समान या काला सोने के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि आज छोटे से लगाकर बड़े से बड़े उद्योग में कोयले का उपयोग किया जाता है। कोयले को जलाकर उससे ऊष्मा प्राप्त की जाती है। तो ये कोयला ऊर्जा का एक परंपरागत स्रोत है। प्राचीन समय से ही इसका प्रयोग किया आ रहा है। जब भाप के इंजन का प्रयोग हुआ तो भाप के इंजन के प्रयोग के साथ ही भाप से चलने वाले जितने भी जो रेल के इंजन थे वो बनाए गए। इसके अलावा कारखानों की मशीनों में भी कोयले का प्रयोग किया गया। धीरे 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 इसकी उपयोगिता बढ़ी, औद्योगिक क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति के बाद इसका उपयोग निरंतर बढ़ता गया और जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग बढ़ता है वैसे वैसे उसके उत्पादन में भी वृद्धि होती है, क्योंकि जब डिमांड होती है तो उसी अनुरूप सप्लाई भी करनी होती है। यही कारण रहा कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक यह काला सोना, जो कभी काला कलूटा हाथ गंदे करने वाला माना जाता था, वह विश्व में कुल ऊर्जा का 50% से अधिक
प्रदान करने लगा। तो इस प्रकार से धीरे-धीरे कोयला के विभिन्न प्रयोग बढ़ते गए और आधुनिक काल की बात करें तो ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। ऊर्जा प्राप्ति के अलावा कोयले का प्रयोग हम विभिन्न सामग्रियों के निर्माण के रूप में, कच्चे माल के रूप में भी करते हैं। जैसे कि हमें कोक बनाना है, तारकोल बनाना है, अमोनिया, कोल गैस, नेपथीन, फिनाइल, इन सभी में कोयले का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इसके अलावा सुगंधित तेलों और प्रसाधन सामग्रियों में भी कोयले का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के फेस वॉश या फिर आपकी जो टूथपेस्ट है या विभिन्न प्रकार की क्रीम है, उसमें लिखा रहता है चारकोल युक्त। तो वो चारकोल क्या है? वो तारकोल यही है और वो कोयले से बनाया जाता है। यानी कोयला सौंदर्य प्रसाधनों के रूप में प्रयोग किया जाना शुरू हो चुका है। जो निम्न कोटि का कोयला होता है, उसको तपाकर उच्च ताप युक्त कोयला, जिसे कोक कोयला कहा जाता है, का निर्माण किया जाता है। इस कोयले के निर्माण की बात करें तो लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले जब कार्बोनिफेरस कल्प था, जुरासिक कल्प, कार्बोनिफेरस कल्प, ये अलग-अलग प्रकार के जो युग चले, एरा चले, कुछ इपॉक चले, उन्हीं में से जो कार्बोनिफेरस जो कल्प था, उसमें जब पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जो वन फैले हुए थे, उन वनों के विनाश और उनके ऊपर जब मिट्टी की मोटी परत बन गई, तो धीरे-धीरे वहां पर वे अवसादी चट्टानों के रूप में, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स में तब्दील हो गए। सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे की तरफ अवसाद के रूप में जब ये करोड़ों वर्ष तक भूगर्भ में दबे रहे, तो दाब तथा ताप के प्रभाव के कारण इनके जो वानस्पतिक तत्व थे, उनमें रासायनिक परिवर्तन हुआ और वो कोयले में तब्दील हो गए। जब विश्व के अधिकांश कोयलों पर हम देखें, तो हम पाएंगे कि जितने भी जो कोयले के भंडार है, वो कार्बोनिफेरस कल्प के। तो उसी समय हो सकता है कि कुछ विशेष हलचल हुई और वन जो क्षेत्र थे, वो धरातल के नीचे दब गए और धीरे-धीरे ताप से इकट्ठे होने लगे, पुंज के रूप में, गुच्छे के रूप में टूटने लगे, कठोर हो गए और कोयला बना। कोयले का निर्माण एक निश्चित रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसमें सबसे पहले वो पीट में बदलता है, जिसमें लकड़ी का अंश ज़्यादा, कार्बन का परसेंटेज कम और रंग इसका भूरा। कार्बन की मात्रा कम तथा जल वाष्प की मात्रा अधिक होगी। कार्बन कम होगा और जल वाष्प अधिक होगा। इसका अर्थ हो गया कि जब इसको जलाएंगे तो उसमें से ऊष्मा कम निकलेगी और इसमें से धुआं अधिक मात्रा में निकलेगा। फिर धीरे-धीरे पीट का भी रूपांतरण हुआ और पीट जो कोयला है, लिग्नाइट में बदल गया। इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ गई और जल वाष्प और दूसरे जो तत्व थे उसकी मात्रा कम हो गई। यानी पीट के मुकाबले ये लिग्नाइट कोयला कम धुआं देता था, रोशनी अधिक देता था। फिर धीरे-धीरे लिग्नाइट भी बदला, इसके अंदर मात्रा कार्बन की बढ़ने लगी। दूसरे जो अपद्रव्य, जो मिश्रित पदार्थ पाए जाते हैं, वो कम होने लगे। तो उससे वास्तविक कोयला बना, बिटुमिनस या एंथ्रासाइट। तो इस प्रकार धीरे-धीरे लकड़ी से पीट बना, पीट से लिग्नाइट, लिग्नाइट से बिटुमिनस और एंथ्रासाइट का निर्माण हुआ। तो ये प्रक्रिया कई चरणों में चलती है और इसकी निर्माण प्रक्रिया में जल, वाष्प और अन्य तत्व धीरे-धीरे घटते जाते हैं और कार्बन की मात्रा बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार से कोयले का निर्माण हुआ। तो कोयले तो इस प्रकार कोयले के मुख्यतः 4 प्रकार में से विभक्त किया जा सकता है। सबसे पहला है पीट, जो डायरेक्टली आपकी लकड़ी से बना।
ये प्रारंभिक रूप है। कार्बन की मात्रा इसमें कम होगी, लेकिन जल वाष्प और राख की मात्रा इसमें अधिक होगी। जब भी इसे जलाएंगे तो रोशनी कम, लेकिन ये धुआं, राख बहुत अधिक मात्रा में निकलेंगी। इसकी रचना भी लकड़ी की भांति दिखाई देती है। और जब इसे जलाते हैं तो ताप तो बहुत कम निकलता है, लेकिन धुआं जो है काफी अधिक निकलता है। इसी कारण इसका उपयोग औद्योगिक कारखानों के अंतर्गत नहीं किया जाता। दूसरा जो है वो है लिग्नाइट। ये कोयले का वास्तविक जो कोयला है लकड़ी के बाद की स्थिति का, वो है लिग्नाइट कोयला। कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है, 30 से 35%। रंग इसका भूरा होता है, इसलिए इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। जब इसको खुली हवा में रखते हैं तो ये धीरे धीरे विखंडित हो जाता है, सूखी, यानी इसके लिए थोड़ी सी नमी होना आवश्यक है। नमी नहीं होगी तो ये छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाएगा। जब इसे जलाते हैं तो धुआं अधिक निकलता है और ताप कम प्राप्त होता है। तीसरा जो प्रकार है वो है बिटुमिनस। कार्बन की मात्रा इसमें बढ़ती जाएगी और जो दूसरे अपद्रव्य है यानी आर्द्रता है वो केवल 5 से 10% के आसपास पाई जाती है। रंग इसका काला और कठोर प्रकार का। ये अधिक ताप प्रदान करता है, धुआं कम निकालता है और लंबे समय तक जलते रहता है, इसलिए इसका प्रयोग कारखानों और रेलगाड़ियों के अंतर्गत किया जाता है। इसी से ही कोक कोयला बनाया जाता है। नेक्स्ट है एंथ्रासाइट। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ कोयला है। 90 से 95% तक इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है और आर्द्रता बिल्कुल कम पाई जाती है। बहुत अधिक कठोर, दिखने में चमकीला और काले रंग का होता है। जब ये जलता है तो धुआं नहीं निकलता है और निकलता है तो भी कम। ये ऐसा कोयला है जिससे बहुत अधिक तापमान यानी अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इस कारण बड़े-बड़े कारखानों में इसका प्रयोग किया जाता है और धुआं रहित होने के कारण घरों को गर्म करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी यूरोपियन देशों में जहाँ पर घरों को गर्म करने के लिए कोयला जलाया जाता है, वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं कि कोयला धरातल के अंदर से निकाला किस प्रकार से जाता है। तो 4 विधियां हैं कोयले को जमीन से बाहर निकालने की। एक तो खुली खदानें, जिसमें डायरेक्टली आप फावड़े की सहायता से मिट्टी की ऊपरी परत को हटाकर कोयला निकाल लेते हैं। दूसरी है जिसमें आप खदानें सुरंग के रूप में खदान खोदते हैं, लंबी, जो हॉरिजेंटली होती है और इस सुरंग के माध्यम से कोयले वाले स्थान पर पहुंचते हैं। तीसरी जो विधि है जिसमें ढालू खदानें यानी ढाल के रूप में इस प्रकार से खोदते जाते हैं और कोयला मान लीजिए यहाँ पर है, तो इस कोयले को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से खोदते जाते हैं। और जो चौथा प्रकार है लंबवत खाने, इसके अंदर हम ड्रिल करते हैं जमीन के सीधे अंदर गहराई की ओर, तो वो लंबवत खदानें कहलाती है। सबसे खर्चीली विधि है जिसका प्रयोग केवल उन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर सर्वश्रेष्ठ कोयला मिलता है। विश्व के कोयला संचित भंडारों को देखें तो हम पाएंगे कि विश्व के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों संचित भंडारों की दृष्टि से देखें तो सबसे विश्व का सबसे अधिक जो कोयला का जो भंडार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दूसरे नंबर पर रसिया का नाम आता है। रसिया के बाद चाइना, ऑस्ट्रेलिया करते हुए भारत का 5वां स्थान आता है भंडार की दृष्टि से। उत्पादन की दृष्टि से देखें तो विश्व में अलग-अलग देशों में विभिन्न प्रकार का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, दक्षिणी अफ्रीका
ऑस्ट्रेलिया, रूस, पोलैंड, यूक्रेन, कोरिया, इंडोनेशिया, ये ऊपर के जो 10 देश है वो मिलकर विश्व का लगभग 85% तक कोयला उत्पादित करते हैं। क्षेत्रों की बात करें तो इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कोयले के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों ही भागों में, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भागों में, यूरोप के लगभग सभी भागों में, एशिया के इन भागों में, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भागों में, इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका के इन भागों में कोयला निकाला जाता है। क्षेत्र जहां पर कोयला नहीं मिलता है तो आप देख सकते हैं इन क्षेत्रों में कोयला आपको प्राप्त नहीं होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो क्षेत्र हैं जहां पर कोयला मिलता है, पुराने समय में हो न हो यहाँ पर जंगलों का विस्तार था और किसी घटनावश ये जंगल धरातल के नीचे दब गए और आज कोयले के रूप में हमारे सामने हैं। पढ़ते हैं आगे। चीन के प्रमुख क्षेत्रों को हम पढ़ते हैं कि चीन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सिंकियांग, मंचूरियन कुछ क्षेत्र, सैंसियन, शांसी, जेचुआन, यन्नान, क्विचाऊ, ये जो क्षेत्र है वो चाइना के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो सांची या सैंसी क्षेत्र जो लोएस प्रदेश है, लोएस प्रदेश एक ऐसी मिट्टी जो परतों के रूप में नहीं पाई जाती है या टेल्कम पाउडर के समान दिखने वाली जो मिट्टी होती है उन्हें हम लोएस कहते हैं। ये अंतर क्षेत्र मृदा के रूप में पहचान रखती है, यानी इस क्षेत्र की नहीं होती है, हवाओं के द्वारा उड़ाकर उस क्षेत्र में पहुंचाई जाती है। तो ये जो क्षेत्र है सांसी और उसके पश्चिम में जो शैंशी है वहां पर स्थित है। ये पेंसिल्वेनिया जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बिटुमिनस कोयले का भंडार क्षेत्र है। कोयले की मोटी मोटी परतें पाई जाती हैं और चीन का लगभग 1/4 यानी लगभग 25% कोयला यहीं से प्राप्त किया जाता है। दूसरा क्षेत्र है हपाई या होनान। ये भी बहुत बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। कोयले का लगभग 50% यहीं से प्राप्त किया जाता है। ये हैनान नगर से लेकर सांशी पठार तक फैला हुआ है। यहाँ एंथ्रेसाइट व उच्च कोटि के बिटुमिनस कोयला प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा मंचूरिया का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर भी धरातल के समीप ही इसको सीधे ही खोदकर ऊपर मिट्टी की परत हटाकर प्राप्त किया जाता है। इस कोयले का प्रयोग कोक बनाने में यहाँ पर किया जाता है। फुसून तथा फूशून यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अलावा शांटुंग प्रायद्वीप पर स्थित शांतुंग कोयला क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत भी चीन की जो नदी घाटी क्षेत्र है यांगटी शिक्यांग, शिक्यांग, यन्नान और जिचवान बेसिन में भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। दूसरा जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर कोयले के परसेंटेज की बात करें तो लगभग 12% है। ये डेटा चेंज होते रहते हैं, तो नवीनतम आंकड़े के अनुसार हमें देखा जाना चाहिए कि कितना उत्पादन होता है। फिर भी हम कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्पादन की दृष्टि से, भंडार की दृष्टि से इसका पहला स्थान है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से इसका जो स्थान है वो दूसरा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रमुख जो क्षेत्र है वो अपलेशियन पर्वत के पश्चिमी भागों में तथा महान झील क्षेत्रों के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। अपलेशियन क्षेत्रों की बात करें जो प्रमुख क्षेत्र है यहाँ का, तो यह पेंसिल्वेनिया से लेकर दक्षिण पश्चिम में अलाबामा राज्य तक 1000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ, जहां पर उच्च कोटि के कोयले के भंडार मिलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 50% कोयला यहीं से प्राप्त होता है। प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र ओहियो और पेंसिल्वेनिया राज्य में स्थित है। देश का 90% जो एंथ्रेसाइट प्रकार का जो कोयला है यहीं से निकाला जाता है। एंथ्रेसाइट कोयले का सबसे अच्छा प्रकार माना जाता है, जिसमें
जल वाष्प की कमी और कार्बन की मात्रा अधिक होने के कारण उच्च कोटि का माना जाता है। इसके अलावा मध्य अपलेशन और दक्षिणी अपलेशन का क्षेत्र है। दूसरा जो क्षेत्र है वह है आंतरिक कोयला क्षेत्र। तो मिसिसिपी, मिसौरी जो नदियां हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख, उन के क्षेत्रों में ये दूसरा क्षेत्र है, जिसमें पहला जो क्षेत्र है वो मिशिगन राज्य में मिशिगन झील क्षेत्र, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, ये महान झील क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों का क्षेत्र है। मिशिगन, इसके अलावा ओहियो, डेकोटा, नेब्रास्का और कंसास। इसके अलावा आंतरिक क्षेत्र जो दक्षिण में स्थित है वो है टेक्सास, जो अपलेशन के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके अलावा आंतरिक क्षेत्रों में अन्य मिसौरी, इलिनॉइस, इंडियाना, ये मध्य या मध्य पूर्व के क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो क्षेत्र हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के, वहां पर भी बिटुमिनस कोयला प्राप्त होता है। इसके अलावा जो मैक्सिको की खाड़ी का जो क्षेत्र है वहां पर भी आपके कोयला प्राप्त होता है। तो मैक्सिको का जो क्षेत्र है वहां पर भी, जो खाड़ी क्षेत्र है वहां पर भी इसे प्राप्त किया जाता है। तो गूगल अर्थ के माध्यम से हम इन सभी को एक बार देखें तो हम पाएंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत जो प्रमुख क्षेत्र है यह है मैक्सिको की खाड़ी। तो मैक्सिको की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में भी इसे प्राप्त किया जाता है। लुसियाना, मिसिसिपी, ये है अलाबामा, ये आपका डेलास, टेक्सास, और इससे ऊपर आप जैसे कि मैंने इलिनॉइस और इंडियाना क्षेत्र बताया, तो इलिनॉइस, इंडियानासा, इंडियाना और ओहियो, ये महान झील क्षेत्रों के आसपास स्थित है। विस्कॉन्सिन यहाँ का बहुत बड़ा सा क्षेत्र है, वहां पर कोयले का नहीं, दूसरी जो औद्योगिक अवस्थाएं हैं या औद्योगिक जो कार्य है वो यहाँ पर किए जाते हैं। इसके अलावा साउथ डेकोटा, नेब्रास्का, कंसास, ओक्लाहोमा से लगाकर टेक्सास तक का एक कोयले का क्षेत्र जो रॉकीज के पूर्व में फैला हुआ है, वहां पर भी कोयले का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है वृहत मैदान क्षेत्र। वृहत मैदान क्षेत्र जो आपके पेरी प्रदेश है कनाडा में, उसके आसपास स्थित है, यानी संयुक्त राज्य के अमेरिका के ठीक ऊपर की तरफ। फिर है रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र। तो रॉकीज पर्वत का जो क्षेत्र है उसमें उत्तर में मोंटाना से लेकर न्यू मैक्सिको तक बिखरे रूप में ये पाए जाते हैं। देख लेते हैं इसे। ये है मोंटाना से लेकर रॉकीज पर्वतमाला, कनाडा के बाद यहाँ से ये है मोंटाना, मोंटाना से लेकर सीधा नीचे उटा, उटा प्रांत से नीचे कोलोराडो, और ये है न्यू मैक्सिको। यहाँ तक ये कोयले के भंडार आपको देखने को मिलते हैं। फिर है प्रशांत तटीय सागरीय जो क्षेत्र है। तो प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र है जिसमें वॉशिंगटन में कोलंबिया नदी की घाटी पर स्थित है। यहाँ पर वैंकूवर द्वीप, ओरेगन और कैलिफोर्निया राज्य भी पाए जाते हैं। तो ये वॉशिंगटन और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर भी आप देखेंगे तो हम बात करते हैं प्रशांत महासागर के क्षेत्र। तो ये कैलिफोर्निया है, सैन डिएगो है, कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो ये है वॉशिंगटन, वॉशिंगटन से लगाकर आपके नीचे की तरफ कैलिफोर्निया तक ये बिखरे हुए क्षेत्र में यहाँ पर आपको कोयले का उत्पादन देखने को मिलता है। प्रशांत महासागरीय तट होने के बाद हम भारत के कोयला क्षेत्रों की बात करते हैं। तो भारत का कोयले के उत्पादन में तीसरा स्थान है। भारत का लगभग 98% जो कोयला मिलता है वो गोंडवाना शैलों के अंदर मिलता है। टर्सरी शैलो की बात करें तो टर्सरी शैलो के अंतर्गत भारत का जो कोयला है उसका केवल 2% आपको टर्सरी काल की जो शैल है या टर्सरी काल की जो चट्टानें हैं वहां पर देखने को मिलेगा। भारत का जो भूगर्भिक सर्वेक्षण हुआ उसके अनुमान के अनुसार यहाँ पर 1906 अरब टन कोयले के भंडार है, जिसमें से 75% अगर क्षेत्रों की बात करें तो झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के राज्यों में स्थित है। इसको हम देखते हैं मैप के माध्यम से। तो हम पहुंचते हैं हमारे देश भारत और
भारत में अगर देखें तो भारत का जो कोयला क्षेत्र है, ये वाला झारखंड, छत्तीसगढ़ के आसपास का क्षेत्र, जो नदी घाटी क्षेत्र है, वहां पर यहाँ पर आपको कोयला मिलेगा। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर कोयले के भंडार आपको अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर गोंडवाना शैल या गोंडवाना जो प्रकार है, वहां पर उस प्रकार की चट्टानें मिलती है और उन्हीं चट्टानों में भारत का कोयला मिलता है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में लगभग 75% का कोयला देखने को मिलता है। प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो दामोदर नदी घाटी, ये देश का विशाल कोयला क्षेत्र है। उच्च कोटि का बिटुमिनस कोयला यहाँ पर देखने को मिलता है। बिटुमिनस यानी हमने कोयले को चार भागों में डिवाइड किया, तो चार भागों में सबसे पहले पीट था, पीट के बाद लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस और बिटुमिनस के बाद आता है एंथ्रासाइट। तो अगर हम देखें तो तीसरी सबसे जितनी भी जो क्वालिटीज देखे हैं कोयले की, तो दूसरी सबसे अच्छी क्वालिटी बिटुमिनस मानी जाती है। ये जो क्षेत्र है वो पाया जाता है आपके रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, रायगढ़ और कर्णपुर, जहां पर भारत का लगभग 2/3 कोयला इसी से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है सोन नदी घाटी। ये जो क्षेत्र है, ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में स्थित है और यहाँ की प्रमुख जो खदानें हैं वो सिंगरौली, उमरिया, सोगापुर, ततापानी और रामकोला। तो इन क्षेत्रों में ये कोयला निकाला जाता है। इसके अलावा डाल्टन छत्तीसगढ़ में की बात करें, ये तो है छत्तीसगढ़ की खाने। डाल्टनगंज, औरंगा, हुतार, ये है झारखंड की खाने। नेक्स्ट तीसरा है महानदी कोयला क्षेत्र। हम देखेंगे कि जितने भी ये खाने जो हमें देखने को मिल रही है, उसमें से अधिकांश जो खाने हैं वो नदी घाटी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो महानदी की घाटी के अंतर्गत आपके उड़ीसा का तलचर, रामपुर हिगारी, छत्तीसगढ़ का कोरबा, सोनहाट, विश्रामपुर, रामगढ़, झीलमिली, लखनपुर के कोयले के क्षेत्र। ये रानीगंज के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तीसरा जो क्षेत्र है वो गोदावरी और वर्धा घाटी, मुख्य आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर सिंगरेनी, तंदूर और सस्ती ये क्षेत्र है। वर्धा घाटी के अंतर्गत महाराष्ट्र का चंद्रपूर क्षेत्र आता है। इसके अलावा यवतमाल और वल्लारपुर जनपद है, वहां पर भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो क्षेत्र है सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। तो सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्रों के आसपास मोहपानी, पथवेड़ा, कान्हन घाटी और पेंच घाटी में कोयला निकाला जाता है। पूर्वी हिमालय क्षेत्रों की बात करें तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जनपद में बाह्य हिमालय का जो क्षेत्र है वहां पर कोयला निकाला जाता है। इसके अलावा विश्व के लिग्नाइट भंडारों को देखें तो राजस्थान के अंतर्गत लिग्नाइट कोयला भी मिलता है। जो लिग्नाइट जो दूसरा पीट के बाद दूसरा जो लिग्नाइट कोयला है, जो हवा के संपर्क में आकर बिखर जाता है, तो वह असम, अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु में निकाला जाता है। ये कई राज्यों में टर्शरी कार के 2% जो कोयले हैं वो भंडार मिलते हैं। घटिया किस्में होने के कारण इसका उत्पादन कम ही किया जाता है, क्योंकि डिमांड नहीं है, इसलिए उत्पादन कम होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं रूस के कोयले के क्षेत्रों की। ये प्रमुख क्षेत्र हैं और एग्जामिनेशन के अंतर्गत कई बार इन प्रश्नों को पूछा जाता है। तो रूस की बात करें तो जब सोवियत संघ था, तो 1990 के आसपास या उससे पहले की स्थिति करें, जब सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था, तो विश्व का द्वितीय बृहत्तम कोयला उत्पादक क्षेत्र था। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर था। जब 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो कोयला का जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है यूक्रेन, यूक्रेन का डोनबास क्षेत्र और कजाकिस्तान का कारागंडा जो क्षेत्र है, वो वहां से सोवियत संघ से यानी रूस से अलग हो गए। तो रूस का उत्पादन उस समय कम हो गए। तो कारागंडा और डोनबास दोनों ही क्षेत्र रूस के हाथ से निकल गए थे। तो यहाँ पर रूस का उत्पादन धीरे धीरे घट गया।
अब रूस का जो स्थान है, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बाद 5वां स्थान। अगर भंडार की दृष्टि से देखें तो भंडार की दृष्टि से आज भी यहाँ पर दूसरा स्थान, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से इसका स्थान पीछे चला गया। कोयले के यहाँ पर विशाल भंडार पाया जाता है जो साइबेरिया में स्थित है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों से दूरी होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अधिक लगता है। इस कारण यहाँ पर परिवहन साधनों का अभाव भी है। इस कारण साइबेरिया से कोयला निकालकर औद्योगिक क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए अत्यधिक ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है, इसलिए इसका व्यावसायिक उत्पादन कम किया जाता है। प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो कुजबास, ये कुजनेत्स बेसिन में इंपॉर्टेंट है। रूस का बहुत बड़ा कोयला क्षेत्र है। रूस का लगभग 25% कोयला यहीं से प्राप्त होता है। दूसरा जो क्षेत्र है वो है डॉनबास। ये काला सागर के उत्तर में डोनेट्स जो बेसिन है वहां पर स्थित है। वहां पर एंथ्रासाइट और बिटुमिनस दोनों ही प्रकार का कोयला निकाला जाता है। यहाँ पर कोयले के जो अधिकांश जो क्षेत्र है वो यूक्रेन के अंतर्गत आता है और थोड़ा भाग रूस के अंतर्गत आता है। फिर है मास्को का टूला क्षेत्र, जहां पर लुग्नाइट प्रकार का कोयला निकाला जाता है। फिर है यूराल प्रदेश, जो यूराल पर्वत के पश्चिमी ढालों पर स्थित है। लिग्नाइट के भंडार है और स्थानीय मांग भी अधिक है, इसलिए इसके उत्पादन में वृद्धि हो रही है। तो ये प्रमुख क्षेत्र है जिसमें आप फ्रांस में देखें, ये टूला, जर्मनी का रूर प्रदेश जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन की दृष्टि से, सार, सैक्सोनी, इसके अलावा साइलेशिया पोलैंड का, यूक्रेन का डोनेट्स बेसिन, मास्को का ये क्षेत्र, दक्षिणी यूराल का क्षेत्र, ये प्रमुख यूरोपियन क्षेत्र है जहां पर कोयला निकाला जाता है। तो ये है, याद रखिएगा, ये टूला, इसको टूला क्षेत्र कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मास्को या रूस का टूला, और जर्मनी जो है उसका रूर बेसिन, ये काफी इंपॉर्टेंट। यूक्रेन का डोनेट्स बेसिन, ये भी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं यूरोपियन जहां पर कोयले का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं, साइबेरियन क्षेत्र की बात करें तो साइबेरियन क्षेत्र है वो काफी दूर तक, ये दक्षिणी उराल से लेकर आपके कह सकते हैं कि एशियन क्षेत्रों के अंतर्गत आपके प्रमुख दूर होने के कारण यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्रों तक यहाँ पर इसे पहुंचाना संभव नहीं होता है। नेक्स्ट जो लास्ट है वो है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ विश्व का लगभग 5.6% कोयला प्राप्त होता है और बिटुमिनस और लिग्नाइट दोनों ही प्रकार के कोयले मिलते हैं। प्रमुख यहाँ पर जो कोयला मिलता है वो न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड और विक्टोरिया, इन 3 क्षेत्रों में मिलता है। लॉकेट कर लेता है न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और क्वींसलैंड। विक्टोरिया यहाँ से निकाला जाता है। क्वींसलैंड की बात करें, यह है क्वींसलैंड। तो यहाँ पर कोयले का उत्पादन किया जाता है। सेंट्रल एशिया बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ये पूरा का पूरा पठारी या रेगिस्तानी भागों के रूप में फैला हुआ है। यहाँ पर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट पाया जाता है, तो यहाँ पर मांग भी कम है, दूसरा यहाँ पर उत्पादन भी कम होता है। ठीक है, ये यहाँ पर पर्थ है, ये केवल एक ही यहाँ पर बड़ी शहर के रूप में आपको देखने को मिलेगा। बाकी जितने भी जो ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज है वो सारी की सारी आपको पूर्वी भाग के अंतर्गत देखने को मिलेगी। यानी ऑस्ट्रेलिया के मैप को देखें तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या निवासरत रहती है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भागों में रहती है। इसके बाद यहाँ पर तस्मानिया, और तस्मानिया के नीचे यहाँ पर है आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड के ऊपर, ये मैप भी आप साथ साथ देखते रहे, ये है आपका पापुआ न्यू गिनी, और ये है आपकी ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ को यहाँ पर आप लोकेट कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा कोयला कंप्लीट होता है। धन्यवाद।